पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा भाई? प्रशासन कह रहे कि प्रशासन नहीं, तुम बोल रहे हो क्या गलत परंपरा स्थापित कर रहे हो? मैं सवाल पूछ रहा हूँ महाराज। अगर वो आपके 2 लोगों को नहीं मानते हैं, आप उनके 100 लोगों को खत्म करोगे तब जाकर शांति आएगी। नमस्कार, आदाब, दिस इज सार्थक एंड वेलकम बैक ऑन द संडे शो। वो शो जहां हम करेंगे न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। बहुत साल पहले जावेद अख्तर ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से इंटरव्यू में एक सवाल पूछा था। आज वो बहुत रिलेवेंट हो गया है। बीजेपी की शायद नियत हो कि वो सेकुलर ही सिस्टम रखेगी, लेकिन पावर हासिल करने के लिए जिन तत्वों को और जिन एलिमेंट्स को उसने अनलीश किया है, क्या वो उसे एक सेकुलर समाज बनाने की इजाजत देंगे? और वाजपेयी साहब ने सवाल का बहुत खूबसूरत जवाब दिया था, थोड़े एंड में बताता हूं। उत्तर प्रदेश में इसी हफ्ते हुई विराट हिंदू सभा, जिसकी मंच से ऐसी ऐसी बातें कही गई, ऐसे ऐसे भाषण दिए गए जो एक सभ्य देश में सुनना कहना बहुत मुश्किल है। आपके दीपू चंद्र राज को जिंदा जला रहे हैं, आप उनके 100 लोगों को खत्म करोगे तब जाकर शांति आएगी। वो आपके एक हिंदू बहन को भगा रहे हैं, आप उनके हरामखोरों के 100 को भगाओ ना तुम, जब जाकर शांति आएगी। वैसे भी उनकी तो इतनी ज्यादा फसल बड़ी हुई है, थोड़ी तो कम करनी पड़ेगी ना अपन को। वैसे ही तो इतनी फसल बड़ी हुई है, थोड़ी तो कम करनी पड़ेगी ना। खुले आम मंच से दी जा रही है हेट स्पीच, एंड I'd say that's a very subtle word, calling for genocide of a community। अगर आपने कभी इतिहास नहीं पढ़ा तो नाजी जर्मनी, रुआंडा रेडियो, जिस जिस देश में ऐसी बातें कही गई हैं, सुनी गई हैं, वो सामाजिक और आर्थिक तौर पे तो बाद में बर्बाद हुआ ही है, पहले मानसिक तौर पे हुआ है। कोई कमेंट करता है, दिस इज वायलेंस एंड लॉ नीड्स टू एक्ट, शी नीड्स टू बी बुक्ड अंडर UAPA, she is taking a different way of making entry into Indian politics and she knows very well how to make it. She calls for open genocide of Muslims and still roams free. This is clear case of UAPA. नोटिस कर रहे हो मैं एक शब्द को बार बार बीप कर रहा हूं, क्योंकि ये शब्द आप YouTube पे नहीं बोल सकते, ये खुलेआम मंच से बोल रही हैं। एंड एज एक्सपेक्टेड, कितनी भी घटिया बात हो, लोग वॉट अबाउटरी करने तो आते ही हैं। एक भाई साहब बोलते हैं, बट शी इज नॉट एज बैड एज ओवैसी, मुल्ला और उदयनिधि स्टालिन। मेरे भाई पता प्रॉब्लम क्या है? अकबरुद्दीन ओवैसी की एक स्पीच चला दो, तुम इसको भी जस्टिफाई कर सकते हो, पर वहां कम से कम एक्शन तो होता है। यहां क्या हुआ भैया बताओ? कई बार लोग पूछते हैं कि पिछले 10 सालों में देश में बदला क्या है। गाइस, आई थिंक नाउ आई हैव एन आंसर। कुछ भी नहीं बदला है। बस इतना हुआ है कि 14 के पहले हम अपने आप को अमेरिका यूरोप से कंपेयर किया करते थे, और उसके बाद से हम अपने आप को पाकिस्तान बांग्लादेश से करने लगे, और पूरा नैरेटिव वहीं बदल गया। जहां तक बात रही इस महिला की, तो अब तक जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है। एज प्रोमिस्ड, वाजपेयी जी का जवाब सुनो। देखिए, भारत सेक्युलर है तो बीजेपी या आरएसएस की वजह से नहीं है, और ये हिंदू के सोचने का तरीका है। हिंदू एक किताब से जुड़ा हुआ नहीं है, हिंदू एक पैगंबर से जुड़ा हुआ नहीं है। जो ईश्वर को नहीं मानता वो भी हिंदू है। भाई तुम लोग क्यों नहीं समझते, नफरत बहुत सेक्युलर होती है। एक साइड दिखेगी, दूसरी साइड बढ़ेगी। इसी को पुराणों में कम्युनलिज्म कहा गया है, जिसको जब AR रहमान बोलता है ना कि इंडस्ट्री में बढ़ गया है, तो लोगों को बड़ी मिर्ची लगती है। हाँ, इस हफ्ते म्यूजिक कंपोजर AR रहमान से एक ब्रिटिश पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने एक इंटरव्यू लिया, एंड ऑब्वियसली उसकी लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। Today it's much harder to know what a film's intent is. That's true. Some movies are made with a bad intention. I try to avoid those movies. You've said you're very proud of the soundtrack of Chava, and it is a really good soundtrack, but it is a divisive film. It is. It cashed on. When every time a negative act is taking place on screen and the character is chanting Subhanallah, Mashallah, Alhamdulillah. That's such a cliche, no? अब यूजुअली कोई इतना बड़ा फिगर आके इतनी पॉलिटिकली चार्ज स्पीच देता नहीं है, और इसीलिए AR रहमान बड़े ट्रोल हुए कि भाई तुम कहां से बोल रहे हो कि कम्युनलिज्म बढ़ गया है, तुम कह रहे काम नहीं मिला, ये देखो तुमको और ज्यादा काम मिला है। ठीक है, एंड मैं मानता हूं शायद बॉलीवुड में इस चीज का उतना या थोड़ा भी इंपैक्ट नहीं पड़ा होगा। जिस चीज को एक कम्युनल बोल रहे हैं स्टोरी टेलिंग में, शायद वो जरूरी था। धुरंधर में नारा तकबीर जस्टिफाइड है, क्योंकि आतंकवादी भी वही नारा लगाते हैं।
ठीक है, सांबा जी पे अत्याचार पे औरंगजेब माशाल्लाह सुभान अल्लाह करता होगा, आपने भी वही दिखाया। बट फिर केरला फाइल्स, ताज स्टोरी, ऐसी कितनी पिक्चर आई है। सिनेमा इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। और अगर तुम ये बोल रहे हो कि समाज में कम्युनल माहौल नहीं बढ़ा है, तो तुम मुझसे छोड़ो, अपनी अंतरात्मा से बात करो, क्योंकि तुम्हें भी पता है तुम झूठ बोल रहे हो। मंच पे खड़े होकर जीनोसाइड की बातें की जा रही हैं, खुलेआम तलवारें बांटी जा रही हैं, किसी को भी रैंडमली जिहादी कटुआ बोल दिया जा रहा है, कैफे में बच्चे बैठे हैं उनको जाके झुंड पीट दे रहा है। और ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है। क्रिसमस पे भी क्या हुआ याद दिलाया जाए, जब इस चोमू ने पूरी दुनिया भर में इंडियंस की बेइज्जती कराई थी कि कहां से कहां पहुंच गए हम। मैं बजरंग दल के लट के साथ साथ 4 कील और हथौड़ी लेके चल रहा हूँ। अगर मुझे क्रिसमस की किसी ने बधाई भी दे दी ना, इधर ही ठोक के ईसा मसीह बना दूंगा, इतना याद रखना। ओआईसी तो फिर भी स्टेटमेंट इशू कर देती है, शुक्र मनाओ क्रिश्चियन मेजोरिटी थी, ध्यान भी नहीं देते इन सब बातों पे, क्योंकि कभी विदेश जाके देखना, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। उन्हें पता है धर्म बर्बादी का धंधा है। वो रेयर अर्थ मिनरल्स ऑक्यूपाई करने में लगे हैं, एआई रेस में आगे बढ़ने में लगे हैं। अगर वो ऑफेंड होने लगे ना, तो कितनी भी रीलें बना लेना लाल आंखों वाली, कुछ कर नहीं पाओगे। वैसे ही फॉरेन इन्वेस्टर जा रहे हैं देश का स्टॉक मार्केट छोड़ के। खैर, ए आर रहमान वाले टॉपिक पे वापस आते हैं। क्या देश का मामला कम्युनल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो आपकी बहस है, पर हो गया है ये तो मान लो। और मानसिक पतन इस लेवल का हो गया। एक वीडियो देखी जिसमें एक बंदा बोल रहा है कि स्कूल तोड़ के गौशाला बना दो वहां पे। यहाँ पर ये स्कूल तोड़वा कर बीमार घायल गौ माताओं के लिए शेल्टर बनना चाहिए। हम तो सिंपल सी एक बात कहेंगे, गौशाला बनाने से कोई दिक्कत नहीं, स्कूल ही क्यों तोड़ना तुम्हें। एंड द वर्स्ट पार्ट इज समटाइम्स आई वांट टू एग्री विद देम कि हाँ तोड़ दो स्कूल, क्या मतलब अगली जनरेशन को एजुकेशन देने का, क्योंकि जिसको दी उसका भी कुछ फायदा दिख नहीं रहा। एक और वीडियो जो आपकी टाइमलाइन तक आई हो, जहां एक बंदा नदी में दूध फैला रहा था। जितना दूध तुम्हें शिवलिंग पे चढ़ाना है चढ़ाओ, जितना दूध तुम्हें गंगा पे बहाना है बहाओ। आपकी आस्था के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल रहा कि अगर तुम पुण्य भी कमाना चाहो तो एक नदी में दूध बहाने से अच्छा उस गरीब बच्ची के कटोरे में अगर तुम डाल दोगे तो ज्यादा पुण्य कमाओगे। अगर तुम्हें इतना भी कॉमन सेंस नहीं है, फिर तुम दूध चढ़ा लो, माला चढ़ा लो, तुम्हें पुण्य कभी नहीं मिलने वाला। एंड ठीक है, आपकी श्रद्धा नदी नाला समुद्र, आपको जहां बहाना है बहाओ। एक गरीब बच्ची का पेट भरने की मंशा नहीं है तुम्हारी, और तुम्हें लग रहा है नदी में दूध बहाने से पुण्य मिलेगा तुम्हें। पुण्य पाप का अंतर समझने के लिए मुझे यहां आस्तिक होने की भी जरूरत नहीं है। एक हमारे सब्सक्राइबरों ने बहुत सही कमेंट किया था, कैटरैक्ट इज द 3rd बिगेस्ट कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स रिमेन द फर्स्ट 2। पॉलिटिक्स पब्लिक मैटर है, रिलीजन प्राइवेट मैटर है, लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं तो अमोनियम नाइट्रेट वाला कॉम्बिनेशन है, फिर पूरा धमाका होता है। अपने अपने में आबाद हैं, दोनों मिल गए तो सब बर्बाद है। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर रही नोएडा से, जहां पर युवराज मेहता, पेशे से एक इंजीनियर, रात को अपने घर जा रहा था गाड़ी से। दिल्ली में सर्दी का माहौल है, काफी कोहरा था, और आगे जाके एक 90 डिग्री टर्न आता है। अगर आप थोड़ा आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट रखते हैं तो यहाँ जोक मारने की जरूरत नहीं, आप पहले हंस दिए होंगे। रोड अचानक से टर्न ले लेती है, आगे जाके ना कोई बैरिकेडिंग थी, ना कोई साइन बोर्ड था, और उसकी गाड़ी आगे जाके एक खड्डे में गिर जाती है जहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, पानी भरा हुआ था। अनफॉर्चुनेटली युवराज को तैरना नहीं आता था, उतर के गाड़ी की छत पे चढ़ता है, अपने पिताजी को फोन लगाता है, बताता है कि मेरी जान खतरे में है, पापा आके मुझे बचा लीजिए। वहां पे पापा आते हैं, थोड़ी देर बाद पुलिस आती है, एम्बुलेंस आती है, रेस्क्यू टीम आ जाती है, और फिर भी युवराज की जान नहीं बचती है, क्योंकि जो रेस्क्यू टीम आई थी उनके पास रेस्क्यू करने के इक्विपमेंट ही नहीं थे। उस पिताजी पे सोचो क्या बीती होगी जिनका बेटा उनकी आंखों के सामने गुहार लगाते लगाते मर गया। उनके पिताजी ने लाइव मौत देखी है। उसने लास्ट टाइम ये बोला था, पापा मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। घटना के बाद बिल्डर को अरेस्ट कर लिया गया है, नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को सस्पेंड कर दिया गया है। नॉट एक्शन बट अ रिएक्शन। पता है इस घटना में सबसे ज्यादा शॉकिंग बात क्या थी? ये नहीं कि हम में से शायद किसी के साथ भी हो सकती है, या ये कि उस शहर में हुई जो राज्य में सबसे ज्यादा टैक्स बढ़ता है, बल्कि ये कि वहां पर रेस्क्यू टीम्स आई थी पर रेस्क्यू नहीं कर पाई, क्योंकि उनके पास इक्विपमेंट नहीं थे। दिस इज लाइक पुलिस की बंदूक में गोली ना हो, या फायर एम्बुलेंस में पानी ना हो। और घटना को अभी दुर्घटना बनना है, रुको। जो विटनेस था वो अपनी स्टेटमेंट बदल ले, उसको प्रेशराइज किया जाता है। पुलिस वाले ये बोल रहे थे कि मोनिंदर पुलिस को साथ लेके चलो, पुलिस के खिलाफ मत चलो। ये जो वीडियो बनाने आ रहे हैं 2-4 दिन आएंगे, और उसके बाद हमें और तुम्हें यहाँ हमेशा रहना, ध्यान रखना। और जब कुछ जर्नलिस्ट विक्टिम के दोस्त को फोन लगाते हैं तो वो बोलता है कि हाँ हाँ हमारी तरफ से आवाज उठा देना, पर हमारा नाम मत लेना। दोस्त की मौत पे तुम न्याय नहीं मांग सकते, क्योंकि तुम आवाज उठाओगे तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। अगर भाई तुम सुन रहे हो ना, तो तुम्हें किसी बात का खतरा नहीं है, तुम आधे ऑलरेडी मर चुके हो, और जो बचा हुआ तुम्हारा हाड़ मांस का खोखला शरीर है, उसके डूबने के लिए तालाब की जरूरत नहीं है, चुल्लू भर पानी भर लेना थोड़ा।
दोस्तों भावनाओं में आगे इतना बोल देता हूं, पर आजकल बोलना इतना सेफ नहीं है। क्यों? क्या हुई? क्योंकि प्रधानमंत्री स्टेज पे खड़े होकर बोल रहे हैं कि रील वाले कुछ भी बोले, मैं कुछ नहीं कहूंगा। पर सच्चाई ये है, जो आवाज उठा रहा है उसको एयरपोर्ट पर रोक लिया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है, देश से बाहर जाने नहीं दिया जाता। ओह माय गॉड। संग्राम पाटिल पेशे से एक डॉक्टर, कंटेंट क्रिएटर, विदेश में रहते हैं। उन्होंने बीजेपी को क्रिटिसाइज करते हुए कुछ वीडियोस क्या बना दी, उनको एयरपोर्ट पे रोक लिया गया। लोग तो फिर भी व्यस्क हैं। एक लड़का है 14 साल का अश्वमित, उसकी बदकिस्मती ये है कि लोग उसे अभिनव अरोरा से कंपेयर कर रहे हैं। रिंकू सिंह की तरह उसने भी क्या एक मीम शेयर कर दिया, पुलिस में शिकायत दर्ज करने पहुंच गए लोग उसके खिलाफ। अब बहुत लोगों ने बोला कि अश्वमित पे एफआईआर नहीं हुई थी, पर धारा 191 लगी थी। उनके भाई साहब को एक रात जेल में रहना पड़ा था और उनको एक शो कॉज नोटिस दिया गया था। ये देख लो, यही सच्चाई है दोस्तों। एक दिन हम भी नहीं बोल पाएंगे, केस वेस तो चलते ही रहते हैं, एक दिन कोई ऐसे पीट देगा या मार देगा। तुम ही कमेंट करके बोलोगे 2 और मारो। इन्हें पता आजकल का माहौल ऐसा हो गया है कि अगर आप सवाल पूछते हो, अगर आपको देश के जो हालात चल रहे हैं उससे फर्क पड़ता है और आप उस पर बोलने की हिम्मत रखते हो, तो आपको थोड़ा वैसा लगेगा जैसे वो पेंगुइन का वो मीम वायरल नहीं हुआ कि बस अकेले चले जा रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप ही की तरह हैं, बस वो उतने वोकल नहीं दिखते इंटरनेट पर जो हालात चल रहे हैं उससे बहुत लोग अफेक्टेड है। बस एक दूसरे पे भरोसा रखो और अपनी आवाज उठाना बंद मत करो। अगली खबर है पर्सनल फाइनेंस को लेकर। वाह क्या मुस्कुराहट है। हम लोगों ने गरीबी देखी है। पिछले कुछ टाइम से हम सुन रहे थे कि जो वैल्यूएबल कमोडिटीज हैं, जो मेटल्स हैं, सोना, चांदी, कॉपर, इनके दाम आसमान छू रहे थे। सोना 1.5 लाख पार, चांदी 3 लाख पार, बेरोजगारी अपरंपार। पर कुदरत का नियम है, जो चीज जितनी तेजी से ऊपर जाती है वो उतनी ही तेजी से नीचे भी आती है। फॉर एग्जाम्पल कुछ यूट्यूबर्स के करियर। लेकिन अब फाइनली थोड़ी स्टेबिलिटी आ रही है। बीते हफ्ते खबर आई है कि जो सोना चांदी के ETFs थे वो 20% से गिर चुके हैं। ETF सॉर्ट ऑफ लाइक म्यूचुअल फंड्स। और ये पूरा खेल चल रहा है एक कार्ड से, ट्रम्प कार्ड। अब देखो ऐसा होता है कि जो सोना चांदी, जो वैल्यूएबल मेटल्स होते हैं, ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट माने जाते हैं। जब रेगुलेटेड मार्केट, करेंसी, स्टॉक मार्केट, यहाँ पे उथल पुथल होती है, कहीं ट्रेड वॉर हो गया, टैरिफ वॉर हो गया, कहीं जंग हो गई, तो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। डिमांड बढ़ती है इसलिए प्राइस बढ़ती है। लेकिन जब रेगुलेटेड स्टॉक मार्केट है, वहां स्टेबिलिटी आती है तो इनके दाम गिरते हैं। जैसे ट्रंप ने भी बहुत मैटर लिए थे, कभी इंडिया से टैरिफ, कभी ईरान से एंटी, कभी चाइना से कलेश, कभी वेनेजुएला में प्रवेश, और अभी रिसेंटली ग्रीनलैंड से भूत सवार था तो यूरोप से भी टेंशन। तो जब ये सब चल रहा था तो सोने चांदी के भाव बढ़ रहे थे। लेकिन अब फाइनली डिस्केलेशन होने लगे हैं। यूएस ने बोल दिया है कि ईरान में अपनी मिलिट्री नहीं भेजेंगे, तो वहां थोड़ा मामला सॉर्टेड। ग्रीनलैंड पे भी बोल दिया देना हो दो, नहीं देना हो नहीं दो, पर अगर नहीं दिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं याद रखूंगा, मैं वही मैन चाइल्ड वाली बात है। और इसकी वजह से जो फियर सेंटिमेंट था वो कम हो गया। अब स्टॉक मार्केट वापस आ रहा है, गोल्ड के प्राइसेस कम हो रहे हैं। इसलिए यूएस का स्टॉक मार्केट, अगर आप S&P 500 देखोगे तो जितना नीचे गया था वो वापस पूरा आ गया है। दूसरी तरफ जहां गोल्ड प्राइस का करेक्शन हो रहा है वहां रुपया वीक हो रहा है। डॉलर के मुकाबले अब रुपया 92 का मार्क पार कर गया है। मतलब यूरो से रेस लग रही है अपनी। और इंडियन स्टॉक मार्केट देखोगे आप, जो इन्वेस्ट करता है, अरे तो पिछले एक दिन में 1000, एक हफ्ते में 2000 और एक महीने में 3000 पॉइंट गिरा है। oh, no! जितना मेरे शरीर में नहीं है उतना मेरे पोर्टफोलियो में खून बह गया। अब मार्केट तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बट डैमेज कंट्रोल कर सकते हो यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके। अगर इंडियन करेंसी टूटना एक आपदा है तो यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना उसका अवसर। मोदी जी, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। आजकल एआई का ट्रेंड बहुत चल रहा है और ज्यादातर जो एआई जायंट्स है वो यूएस में रजिस्टर्ड है। तो उन कंपनीज में जैसे कि गूगल, मेटा, एनवीडिया, एप्पल और इन सारी यूएस कंपनीज में आप इंडिया में बैठे बैठे इन्वेस्ट कर सकते हो थ्रू दी IND मनी ऐप। IND एक मोबाइल ऐप है जहां आप और मेरे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स की तरह इंडिया में बैठे बैठे यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड नॉट जस्ट स्टॉक्स, इवन दी SIPs। और उसके लिए आपको कोई यूएस का अकाउंट नहीं बनाना है। इंडियन बैंक का अकाउंट है, आधार कार्ड है, एक डीमैट अकाउंट है, बहुत है। अगर आपके पास ऑलरेडी IND मनी इंस्टॉल्ड नहीं है तो बता दूं कैसे करना है। प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से IND मनी ऐप डाउनलोड करो, फोन नंबर डालो, OTP लो, वेरीफाई करा लो, फिर अपना मेल ID डाल के लॉगिन कर लो। फिर आपको ये पूछेगा कि आपको यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना है या इंडियन मार्केट में। अभी यूएस का मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप वो सिलेक्ट कर लो। फिर आपको अपना पैन कार्ड डिटेल डाल के वो वेरीफाई कराना है, अपनी डिटेल्स डाल के आधार कार्ड वेरीफाई करा लो और अपना एक बैंक अकाउंट ऐड कर लो जिससे आप ट्रांजैक्शन करना चाहो। और फिर ETF ऑप्शन में जाओ और फिर अपने पसंदीदा इंडेक्स की ETF में आप 1000 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। IND मनी ऐप में ना 2 इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं।
पहला तो ये कि अगर आप कोई यूएस स्टॉक होल्ड करते हो तो उसकी एक डिविडेंड रिपोर्ट होती है जिसमें क्लिक करके आप अपना डिविडेंड देख सकते हो, और दूसरा होता है इनका टैक्स रिपोर्ट कि बेचे गए स्टॉक पर कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, कौन सी आपकी टैक्स लायबिलिटी है वो भी आपको बता दी जाती है। तो पहले यूएस स्टॉक्स की बाइंग और सेलिंग का झंझट था, पर ये आईएनडी मनी ने काफी सॉल्व कर दिया है। और अगर ट्रंप भैया को चुल नहीं हुई तो अंकुर वारिकू की कसम, बढ़िया मौका है यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का थ्रू दी आईएनडी मनी ऐप। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दे रखा है। अच्छा, एक हफ्ता बीत जाए और वुमेन सेफ्टी के नाम पे हम कलंकित ना हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। दिल्ली में फूल बेच रहे एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार होता है। एक कोरियन टूरिस्ट जिसको एयरपोर्ट में कर्मचारी ही उसके साथ ग्रुपिंग कर लेता है। और इन सब के खिलाफ जिन्हें एक्शन लेना है, हमारे नेता, उनका एक स्टेटमेंट आता है। वीडियो प्ले करो जरा भैया। इंडिया में सबसे ज्यादा किसके होते हैं? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मोस्ट ओबीसी होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है की थ्योरी ये है कि कोई भी कैसी भी दिमाग का आदमी रस्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, हो सकता है। दुख की बात यह कि तुम्हारी माँ बहन भी औरत है, वरना भी गाली खाते तुम। ये नेता है हमारा, पीछे बाबा साहब अंबेडकर भी बोल रहे होंगे किस के पीछे बैठा दिया। आदिवासी में कौन सी अति सुंदर स्त्री है? एससी की कौन सी अति सुंदर स्त्री है? मोस्ट ओबीसी में ऐसी स्त्रियां सुंदरियां हैं, क्यों होता है? टपरी पे भी आदमी बोले ना ऐसी बातें तो उसकी टपली पड़े। ये कैमरे के सामने बोल रहा है। कांटो जैसी बातें करते हुए कांग्रेस के एमएलए फूल सिंह बड़ैया। लड़कियां इस बातें सुन के शौक नहीं हुई, वो ये सुन के शौक हुई कि भाई ये सोबर होके बोल रहा था। प्लीज कह दो इसने दारू पी थी। He justified casteism and insulted धर्म ग्रंथ in one shot। पुलिस भी पागल हो जाए, साली धाराएं कितनी लिखनी है। अंकल तू भी बड़ा खूबसूरत है। क्या पॉजिटिव बता दे दोस्तों, तुम्हें होपलेसनेस ही है ये, क्योंकि जो हैं वो इनको सपोर्ट करते हैं, और अगर ये गए और जो आएंगे वो ऐसे हैं। अभी तक कांग्रेस ने कोई एक्शन नहीं लिया है, लेकिन अभी सेंगर को बेल मिल जाए, राहुल गांधी से लेकर सुप्रिया शिंदे की ऐसे कीबोर्ड पे उंगलियां लहराएंगे। इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया अभी तक। सबके सब चोर हैं साले। और बवाल हुआ प्रयागराज में, जहां माघ मेले में मौनी अमावस्या का स्नान करने जा रहे थे ज्योति पीठ के स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती। भाई एक लाइन में मैंने बोल दिया, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। अगर तुम्हें इन बाबा की बैक स्टोरी नहीं पता, आई विल गिव यू अ टी। ये एक ऐसे धर्मगुरु हैं जो एंटी बीजेपी हैं। क्या? ये क्या बक रहे हो? या मैथ इज नॉट मैथिंग। विराट कोहली फैन पेज का एडमिन गौतम गंभीर। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, तो आपको याद होगा 4 शंकराचार्यों ने बॉयकॉट किया था कि नहीं अभी मंदिर पूरी तरीके से बना नहीं है, अभी नहीं इनॉग्रेट कर सकते। उनमें से एक ये थे। इनफैक्ट कोविड के टाइम में जब गंगा में लाशें बही थी, जब महाकुंभ में मिसमैनेजमेंट हुआ था, ही हैज बीन वेरी वोकल अगेंस्ट बीजेपी। अब ये 200-300 लोगों के साथ पालकी में संगम में स्नान करने जा रहे थे, लेकिन इनके खिलाफ गैंग बन चुकी थी, तो मेला अथॉरिटी ने इनको स्नान नहीं करने दिया, पहले ही रोक लिया और बोला कि आप आधार कार्ड दिखाओ, साबित करो आप शंकराचार्य हो। ठीक है, आपकी धार्मिक आस्था का सम्मान है, पर ऐसे कैसे आपको शंकराचार्य मान ले? आप मेन भगवान की इज्जत नहीं कर रहे, पहले प्रूफ दो तुम शंकराचार्य हो। दिस इज द हिंदू वर्जन ऑफ कागज दिखाओ। और इनको बाद में अल्टीमेटम दिया गया कि अगर अगली बार आप बिना परमिशन के आए तो आपको मेले से बैन कर देंगे। क्या बात कर रहे हैं? हिंदू बाबा वर्सेस बीजेपी। तुम देख रहे हो क्या लेफ्टिस्टों का बिग बॉस चल रहा है ये। And now news for this week, but before that, quick update for the last one. अरावली मामले में एक अपडेट है, जहां हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सारे स्टेट्स को वहां चल रहे इलीगल माइनिंग और पेड़ जो कट रहे हैं उनको रोकने के आदेश दिए हैं। यस, यू हर्ड इट राइट, इलीगल काम ना करो ये बोलना पड़ता है। और जो अरावली की डेफिनेशन है, 100 मीटर वाला पूरा मसला है, ये गुत्थी सुलझाने के लिए एक हाई पावर्ड डोमेन एक्सपर्ट का एक पैनल गठित किया जाएगा। To be honest, I am as confused as you are. जंगलों को प्रोटेक्शन देने के लिए पहाड़ों की डेफिनेशन बड़ा यूनिक देश है हमारा। देखो सोचो ना तुम, हमारे यहाँ प्रोटेक्शन सिर्फ सेक्स में नहीं, जंगलों के लिए भी यूज होता है। चलो अरावली से एनवायरमेंट डोमेन में घुस ही गए हैं तो एक और न्यूज सुन लो। एक नेचर जर्नल होता है, ये बहुत रेप्यूटेड जर्नल होता है जहां बहुत साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड स्टडी पब्लिश होती है। और हाल ही में एक स्टडी पब्लिश हुई है जो कहती है कि सिर्फ देश नहीं दुनिया भर में जो रिवर डेल्टा है वो खत्म हो रहा है। एंड इफ यू आस्क व्हाट इज द रिवर डेल्टा, होता क्या है, जब एक नदी एक बड़ी वाटर बॉडी से मिलती है तो उसमें जो पत्थर कंकड़ जितने भी सेडिमेंट्स आ रहे होते हैं ना लाखों करोड़ों सालों से, वो एक जगह जमा हो जाते हैं और उस पूरा एरिया में एक रिवर डेल्टा बनता है। बहुत बड़ा होता है, मतलब इसमें पूरे के पूरे शहर स्टेट होते हैं। कोलकाता पूरा एक रिवर डेल्टा है। और भारत में तो पूरे हिमालय की नदियां आती हैं, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बहुत सारे डेल्टा हैं और सभी खतरे में है।
दरअसल जो रिवर डेल्टा है ये ग्राउंड वाटर के ओवर यूज होने से जमीन में धस रहे हैं, इनका लैंड सब्सिडेंस हो रहा है। लैंड सब्सिडेंस तुमने आखिरी बार इस टर्म का सुना होगा जोशीमठ वाले केस में। अंदर की जमीन होती है वो खोखली होने लगती है, क्योंकि पूरा एक इकोसिस्टम होता है। जब जमीन के अंदर से आप एलिमेंट्स निकालोगे, चाहे आप पेड़ काटोगे, सॉइल में दिक्कत करोगे, पानी निकालोगे अंदर से, तो बहुत छोटे मायने में भी पर धीरे धीरे जमीन धसती है और नीचे थोड़ा होता है पर ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलता है। और जो कि ग्राउंड वाटर तो बहुत तेजी से बाहर निकाला जा रहा है, बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो खासकर गंगा, ब्रह्मपुत्र और कावेरी डेल्टा में बहुत बड़ा खतरा है। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू इंडिया। ग्लोबली जितने भी डेल्टास हैं उनमें से आधे से ज्यादा में सब्सिडेंस देखने को मिल रहा है। सी लेवल राइज कर रहे हैं या जमीन धस रही है, तो जो इम्बैलेंस हो रहा है इससे जो कोस्टल एरियाज में लोग रहते हैं उनको बहुत ज्यादा खतरा है। ग्लोबली अगर बात करोगे तो लगभग 25 करोड़ लोग डायरेक्टली इंपैक्टेड हैं। हम ये कई बार सीखते समझते हैं और इसे बार बार दोहराने की जरूरत है कि क्लाइमेट चेंज एक ऐसी समस्या है कि आप दुनिया के किसी भी हिस्से में रह रहे हो आपको इससे फर्क पड़ेगा। अगर आप पहाड़ों में रह रहे हो तो भूस्खलन होगा, ग्लेशियल फ्लड्स आएंगे, लैंड सब्सिडेंस होगा। अगर आप प्लेन्स में रह रहे हो तो पानी की दिक्कत आएगी, बाढ़ आएगी। अगर आप कोस्टल एरियाज में रह रहे हो तो साइक्लोन्स बढ़ जाएंगे। कहीं भी कोई भी सेफ नहीं है। एंड यहाँ पे ये बता दूं आपको कोई मेजर खतरा ऐसा नहीं है। हम या हमसे दूसरी जनरेशन भी शायद बच जाए, पर एक बार जब रन अवे क्लाइमेट चेंज आ गया तो तीसरी जनरेशन होगी ही नहीं। चलो अगली खबर एविएशन पे। इंडिगो का आपको पता होगा पिछले महीने उन्होंने कुछ फ्लाइट कैंसिल की थी, उसके पिछले महीने सारी ही फ्लाइट कैंसिल कर दी थी। और हाल ही में अभी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA जो एविएशन और प्लेन्स के ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, उन्होंने इंडिगो की गलती पाई है और उन पर एक भारी 22 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। नो आई डोंट नो आप इसमें आयरनी समझ पाए हो या नहीं, पर हम जब एयरलाइंस की बात करते हैं जहां स्टेक्स इतने आए होते हैं तो 22 करोड़ का जुर्माना इज, आई होप यू गेट माय पॉइंट। मेरे पास बहुत पैसा है, ये देखो दोस्तों पैसा। चलो अगली खबर है पॉलिटिक्स से। जेपी नड्डा के बाद अब नितिन नबीन, हाँ ये भाई साहब भारतीय जनता पार्टी के अगले पार्टी प्रेसिडेंट चुने गए हैं। भारतीय जनता पार्टी में प्रेसिडेंट एक बड़ी पोजीशन होती है, इनफैक्ट पार्टी की हाईएस्ट पोजीशन होती है थियोरेटिकली। ये बिहार के बांकीपुर से एमएलए हैं और अभी तक के बीजेपी के यंगेस्ट प्रेसिडेंट चुने गए हैं, वो भी अनअपोज्ड। क्वाइट द बीजेपी वे ऑफ डूइंग इलेक्शंस। वो आपने वायरल वीडियो देखी ही होगी, उसके बाद इलेक्शन की स्पीच हुई जहां पे मोदी जी आते हैं और बोलते हैं कि भले ही मैं प्रधानमंत्री हूं पर पार्टी में तो एक कार्यकर्ता समान हूं और उस ओहदे से तो हमारे जो नितिन भाई हैं वो हमारे बॉस हुए। माननीय नितिन नबीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। पर नितिन सर, छोटा मुंह बड़ी बात, ये तुम्हारे प्रधानमंत्री का बड़प्पन है, पर ज्यादा सीरियसली मत लेना। ऐसे तो प्रेसिडेंट भी आर्म फोर्सेस की सुप्रीम कमांडर होती है, पर कुछ पद सम्मान के होते हैं। ऐसा थोड़ी कि मतलब ये सब ये तो, अरे मैं कुछ बोल ही नहीं रहा। अरे यार यही सोच लेते हैं अपनी तरफ से उल्टा, कुछ मैंने कुछ बोला, मैं तो चुप हूं जी। क्या तकलीफ है इनको? बट ऑन अ सीरियस नोट दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चेंज, क्योंकि अगर आप थोड़ा मैप करोगे इस चीज को तो आप देखोगे कि अनलाइक कांग्रेस, बीजेपी इज स्टार्टिंग टू बेट ऑन द यंगर कैंडिडेट्स कंपैरेटिवली। मतलब पॉलिटिक्स में 50 भी यंग एज मानी जाती है। अगर आप उस हिसाब से देखोगे तो ओवर टाइम जैसे जैसे पार्टी प्रेसिडेंट की पोजीशंस दी गई हैं और जैसे जैसे चीफ मिनिस्टर्स इलेक्ट किए जा रहे हैं वो थोड़े कंपैरेटिवली यंग एज के हैं। चाहे पुष्कर सिंह धामी ले लो, रेखा गुप्ता ले लो, योगी आदित्यनाथ, मोहन मांझी, लगभग 14 में से 9 सीएम अंडर 55 है। पॉलिटिक्स में 50-55 में अगर आपको कोई बड़ी उपाधि मिल जाए तो आप एक यंग कैंडिडेट माने जाते हो। चलो अगली खबर के लिए बात करते हैं ड्रग्स की। अबे दवाइयां, दवा, दारू वाली दवा, दारू। दोस्तों पता है हमारे देश को द फार्मेसी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की फार्मा इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा दवाइयां प्रोड्यूस होती हैं हमारे यहाँ पे। इनफैक्ट हमारे यहाँ तो जेनेरिक दवाइयों का कॉन्सेप्ट होता है कि ब्रांडेड दवाइयां नहीं, बट उसका जो फॉर्मूला है वो अलग से बेचा जाता है। लेकिन हाल ही में गेहूं में घुन दिखने लगा है, क्योंकि कुछ टाइम से जब सेंट्रल ड्रग कंट्रोल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन CDSCO होती है, ये जब दवाइयों की सैंपल कर रहे हैं तो सैकड़ों में ऐसी दवाइयां हैं जो क्वालिटी टेस्ट फेल कर जा रही हैं। और 167 क्वालिटी टेस्ट फेल किए, जिसमें से 7 ऐसी थी जो स्प्यूरियस बताई गई, मतलब कि नकली दवाइयां। हाँ, सब्जी पनीर नहीं, दवाइयां तक नकली बेची जा रही हैं मार्केट में। Now an intelligent question to ask would be 167 out of how many? तो ऐसा मुझे कुछ स्पेसिफिक नंबर मिला नहीं है, बट जब भी ऐसे सैंपल्स लिए जाते हैं तो अमूमन 1000 या फिर 1100-1200 दवाइयों के सैंपल्स लिए जाते हैं। उसमें से भी अगर 10-15% दवाइयां फेल कर रही हैं, जो 0.1% भी नहीं होना चाहिए, तो बड़ा नंबर है। थोड़ा सा वो बैच टेस्ट कर लिया तो उसमें निकल गई, वरना तो ठीक है, सॉल्यूशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर प्रॉब्लम ही नहीं मानोगे। अच्छा, मैं इंस्टाग्राम देख रहा था, मेरे एक दोस्त हैं प्रोफेसर ऑफ हाउ ऑन इंस्टाग्राम,
वो एक वीडियो डालते हैं, एक जयपुर के पास एक रेस्टोरेंट में जा रहे थे, वहां पे पौधों के पास में लिखा होता है डोंट स्पिट ऑन द प्लांट्स, और बगल में किसी ने गुटखा थूक रखा होता है। उसके बाद दूसरी स्टोरी देखता हूं जहां पे किसी ने गुजरात के कच्छ की वीडियो डाली थी और वहां पे लोगों ने थूक थूक के उसको भी भूरा कर रखा था। एंड फिर मुझे रियलाइज हुआ कि जब हम सिविक सेंस की बात करते हैं तो हम गंदगी लिटरिंग का रोना खूब रोते हैं, पर ये पान थुगेड़ी पीक की प्रॉब्लम है, इसके बारे में ज्यादा कोई बात नहीं करता, जबकि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। अगर मैं आपसे बोलूं कि देश की कोई पुरानी सी गली इमेजिन करो जरा, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कच्ची पक्की सड़क, बगल में एक नाला गुजर रहा है, या पॉसिबल हर कोने में गुटखा ग्राफिटी। अरे तो का हो गई तना गुटखा खा लो तो यार, तुम्हें हर चीज में चिराने इतने वैसे खावे के लाले आदमी अब गुटखा भी ना खाए। अरे गुड्डू भैया आप कहाँ थे इतने दिन? अरे हम भाड़ में गए थे, एक लोग दारू छुट्टा कर रहे हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें, तना गुटखा पे रुकुल लुकुर कर रहे थे। गुटखा से क्या दिक्कत है, इतनी चौकस चीज है, ना ससुर गिलास चाहिए, ना तुम्हें ठेका जाने, ना सिगरेट ना लाइटर, एक पुड़िया हाथ है कि हाथ में भरी और जुबान केसरी। सही कह रहे हो। लोग हमेशा दारू सिगरेट की बात करते हैं, ये गुटखा वाले हमेशा पान में मसाला डाल के बच जाते हैं। ये एक ऐसा नशा है जो खाने वाले से ज्यादा देखने वाले को दुखी करता है। कहीं थूक दिए तो ससुर इतनी साफ जमीन दिख रही थी, टनक हमने पोता ही तो रही, और क्या करो। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। पर चलो गुड्डू भैया वापस आई गए हैं तो इन्हीं की कम्युनिटी की बात कर लेते हैं। ये कितने का खाते हैं, कहाँ खाते हैं और कहाँ थूकते हैं। अ स्नीक पीक इनटू द गुटखा इंडस्ट्री। रुको पहले बता, जो लोग लाइक करत के नहीं करत? नहीं, तुम लोग लाइक भी नहीं करत बेशरम, तुम्हारी चिमनी में चूना भरे ठटरी के बने। रुको, अरे बस ठीक है, कर देंगे। करो चुपचाप, कर दो यार, वरना तुम्हारे घर के बाहर थूक देगा ये आदमी। पहले एक बात बताओ, तुम्हें ससुर जो ही मुद्दा मिलो स्पॉटलाइट के लाने। आजकल का माहौल आप लोगों ने पता है, गुटखा से ज्यादा गोबर खा रहे लोग, लेकिन नहीं, इन्हें हमारी कमला पसंद नहीं आ रही। पर पता है सच नहीं है, गुटखा सिर्फ कम ही लोग खाते हैं ऐसा लगता है हमें। अभी लेटेस्ट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे आया है जिसने बताया पिछले 12-13 सालों में जो गुटखा तंबाकू सिगरेट वाले हैं ना, ये गांव से लेके शहर तक हर जगह बढ़ गए हैं। गांव में 60% बढ़े हैं और शहरों में तो 75% बढ़ गए हैं। और ये अपने नशे पे कम खर्चा नहीं करते। गुड्डू भैया बच्चे हैं तुम्हारे? हाँ, करना भी मत, क्योंकि जो गांव का निचला तबका है ना, वो अपने नशे पर, ये सिगरेट तंबाकू पर एजुकेशन से भी ज्यादा खर्च करता है। अब तुम लोग बताओ, जो कोई बात भाई है, 5 रुपया की विमल और 500 रुपया की बिमला की फीस, कहाँ से गवाड़ी है गोवा मिला रहा है। और भाई वो ऐसा है ही ना, क्योंकि गुटखे के लिए कुछ खास सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती, ना ग्लास ना पेपर ना इंजेक्शन, लेकिन जर्दा तो चाहिए। वहां पे यूपी बिहार में तो चूना के बिना कितने बरत मसाला, बताओ। नहीं, ऐसा नहीं है। कॉमन मिसकंसेप्शन है कि गुटखा यूपी बिहार के लोग ही खाते हैं। हाँ, ज्यादातर वो लोग खाते हैं। अगर आप यूपी बिहार एमपी का बेल्ट देखोगे तो 50% से ज्यादा घरों में यहाँ पे लोग खाते हैं गुटखा। पर बाकी राज्य भी कहीं पीछे नहीं है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार नेशनल एवरेज से ज्यादा कंज्यूम करते हैं। ये सिर्फ हिंदी हार्टलैंड की बात नहीं है, साउथ में भी और नॉर्थ ईस्ट में भी लोग ये तंबाकू गुटखा खाते हैं। जैसे साउथ में जाओगे तो सुरती खाते मिलेंगे आपको, नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो वहां पे तामूल चलता है, पान में लपेट के सुपारी खाते हैं। इनफैक्ट शायद मैं ये बात बता चुका हूं कि जब हम लोग अपने इंडिया टूर पे गए थे, 2 ही चीजें थी जो पैन इंडिया मिल रही थी। एक तो ऑब्वियसली चाय कॉफी, और दूसरी चीज जो पैन इंडिया मिल रही थी वो थी किसी ना किसी फॉर्म में सुपारी। और ये नेशन वाइड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोग पोल्यूशन, लंग कैंसर की इतनी बात करते हैं, पर ओरल कैंसर के केसेस तो लंग कैंसर से भी ज्यादा है। अरे कैंसर तो तुम्हारा दिल्ली में भी रहबे से हो रहा है यार। बताओ, गरीब आदमी अब गुटखा भी ना खाए, 20 रुपया में कौन सी क्वार्टर आ रही। मैं अमीर आदमी क्वार्टर पी रहे हैं, हम गुटखा खा ले रहे, क्या दिक्कत है। अच्छा, ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि गुटखा तो ये गरीब ऑटो ठेला वाले खाते हैं। भाई अमीर लोग भी खाते हैं, बस उसमें भी ब्रांड हायरार्की होती है थोड़ी। गरीब आदमी राजश्री संजोग खाता है, अमीर वाला रजनीगंधा। अरे ऐसा नहीं है, पहले के लोग खाते, आजकल के मोड़ी मोड़ा टेक नहीं खाते। अब तो वे बहुत चल रहा आजकल, वेप मर भाई भाई। अच्छा चलो, ये भी भ्रम तोड़ देता हूं कि भाई पुराने ही करते हैं, नए वाले लड़के जो होते हैं जनजी ये नहीं करते होंगे। पिछले 15 सालों में गुटखा कंजम्पशन शहरों में 60% बढ़ा है और गांव में तो 6 गुना बढ़ गया है। छोटा मोटा नंबर भी नहीं है, 6 गुना सीधा। अगर आप मोटा मोटा नंबर लोगे तो जितने लोग सिगरेट पीते ना, उतने ही गुटखा भी खा रहे हैं। लाखन लोगों के सामने काय झूठ बोल रहे हैं यार। दिल्ली में तो सभी पी रहा है आजकल सिगरेट। हाँ ठीक है, पर्सनल मत हो, पर सिगरेट लीगल तो है ना कम से कम। काय झूठ बोल रहा है, हर नुक्कड़ पे तो बिक रहा है, पटमारी से मिलवाएं। बिक रहा है पान मसाला, गुटखा बैन है। याद करो, कुछ टाइम पहले गुटखे का एक पैकेट आता था, हाँ संजोग की एक पुड़िया आती, फिर सरकार ने गुटखा बैन कर दिया। तो ये लोग मसाला अलग बेचने लगे और जर्दी अलग बेचने लगे। सांप भी मर गया, टैक्स भी बच गया। अरे तुम तो ऐसे बोल रहे जैसे सब ठलुआ लोग खा रहे गुटखा। तुम टीवी देखो, अपने अजय, शाहरुख, बोका, नवमोड़ा, टाइगर, सल्लू सब खा रहे गुटखा। यही तो खेल है गुड्डू भाई साहब।
ये गुटखा की मार्केटिंग ना बड़ी सरोगेट नुमा होती है। कल ही नौटंकी का मतलब जब तुम गुटखा खा के जगह जगह पीक थूक देते हो तो ये कूल तो लगता नहीं है, तुम्हें देख के तो कोई पुड़िया खरीदेगा नहीं। तो इसलिए गुटखा कंपनीज बड़े बड़े एक्टरों को लाखों करोड़ों दे के इलायची खिला के गुटखा बिचवाती हैं। बड़े बड़े एक्टर क्यों? क्योंकि उनसे प्रमोट नहीं कराना, उनसे नॉर्मलाइज कराना है। और मार्केटिंग में बहुत पैसे फेंकते हैं भाई। कितनी ही कंपनियां हैं जो शाहरुख खान को अफोर्ड कर पाती होंगी, और गुटखा कंपनीज एक गाड़ी में शाहरुख, अजय, अक्षय को ऊबर पूल कराते हो, कहते हैं चलो रास्ते में टाइगर को भी बिठा लेना। 25-25 रुपये की पुड़िया में कितने का ही कमाल है, तुम तो पढ़े लिखे हो, सरकार कितने टैक्स देती जाते हैं। ये बहुत लोग जस्टिफिकेशन देते हैं, पर ये आधा सच है। क्योंकि टोबैको प्रोडक्ट्स में टैक्स मतलब आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। का बके जा रहा है गुटखा, हम खा रहे, समझ इनकी बात नहीं आ रही। मतलब सरकार की ग्रॉस टैक्स का लगभग 2.5% टोबैको प्रोडक्ट से आता है। But at the same time, they spend millions and millions of dollars in cleaning गुटखा stains. चलो ठीक है, नहीं खाओ गुटखा, नहीं खाओ, चुटकी खाओगे? इतना ज्ञान पेला सबके सामने तुम ये, अच्छा लाओ खिलाओ। और अब प्रथा अनुसार सबसे ज्यादा वायरल, सबसे ज्यादा शेयर की गई वीडियोस इन द नेक्स्ट सेगमेंट। आजकल ना दोस्तों हमारे यहाँ जो देश में चल रहा है, ऐसी ऐसी वीडियोस वायरल होती हैं, ऐसे ऐसे लोगों से पाला पड़ता है, मन करता है कि इस सेगमेंट को शेयर बाजार ने जहालत की मार बोलूं। ये देखो, ये देखो 500 रुपए का रूम था भाई, चप्पल बता चिल किया नहीं किया। ये देखो, ये देखो लाइट निकाल दी, देखो वहां मैं चिल नहीं हुआ, चिलगूजे क्या ये, मतलब 500 रुपए का तुमने होटल रूम लिया तो तुम वहां पे अपनी 250 रुपए की औकात दिखा के आ गए हैं कि वहां से हम बल्ब निकाल लेंगे, ये हटा देंगे, चढ़ जाएंगे बिस्तरों पे, और थोड़ी धूल भी वेस्ट ना हो जाए, चाट लेंगे जमीन से। ये तो सिविक सेंस, बेसिक तमीज की बात नहीं है, तो स्ट्रेट अप बदतमीजी है। मतलब दे डिजर्व टू गेट फेमस, हेल्प देम गेट फेमस। ठीक है भाई, हो गया तू वायरल, हो गया फेमस, हो गया तू भाई, आ गई तेरी वीडियो, लो देख ली, लोग सब मजे ले रहे हैं भाई, बस तेरे। अब मैं पता वो वाला मीम देखता था जिसमें वो पिछवाड़े पे ब्रेन होता है, और मुझे समझ में नहीं आता था कि वो कौन सा ऐसा वीडियो देखूंगा जब मुझे समझ में आएगा कि हाँ भाई ये, अब मुझे समझ में आया कि किस इंसान के लिए वो यूज हुआ था। गजब बेइज्जती है। आधे लोगों में सिविक सेंस है नहीं, आधों को पता नहीं है सिविक सेंस क्या होता है, और कुछ ऐसे भी हैं जिनको पता है पर गलत पता है। इन मोहतरमा को देखो, जीरो सेंस है, जीरो। कोई वीडियो बना रहा होगा, बीच में घुस जाओ भाई, कहाँ है सिविक सेंस? सिविक सेंस? उसे सिविक सेंस किसी ने सिखाया नहीं, आपको जिसने सिखाया ढंग से नहीं सिखाया। लोग मेट्रो पे मूत रहे हैं, जगह जगह ट्रेनें गंदी कर रहे हैं, तब हम सिविक सेंस चिल्ला चिल्ला के पागल हैं। मैडम को लग रहा है कि अरे मेरे तो रीलें नहीं बन रही मैडम की। आपके शायद सोबो स्कूल में आपको बताया नहीं गया, पर सड़क जो है ना, एक देश में चलने के लिए ही होती है। मतलब रील उसमें आप बना सकते हो, पर प्राइमरी पर्पस उसका चलना ही है। जिससे आपको प्रॉब्लम है ना, वो सिविक सेंस नहीं, उसको एंटाइटलमेंट कहते हैं। हाल ही में वंदे भारत की स्लीपर ट्रेन चालू हुई, और पहले ही सफर के बाद ये हाल देखो। ये लो, ये देख लो। अब ये रेलवेज की गलती है, गवर्नमेंट की गलती है, खुद की गलती है? आप मेरे को बता दो। डेवलपमेंट नहीं, द कंट्री नीड्स ह्यूमन डेवलपमेंट फर्स्ट। एम आई सपोज्ड टू बी सरप्राइज्ड? ट्रेन में कैमरा लगाओ और जो कचरा फेंकते देखे हाल के हाल पेनल्टी लगाओ। भाई कहां तक कैमरा लगा लोगे तुम? वो ट्रेन में नहीं तो स्टेशन पे कचरा फेंकेंगे, स्टेशन पे कैमरा लगा दोगे तो बाहर रोड पे फेंक देंगे। प्रॉब्लम कैमरा नहीं है, प्रॉब्लम आदत है। अब ये खराब है, पर फिर भी इंसानों द्वारा की गई हरकत है। ये देखो जानवरों की हरकत। किसी ने दिल्ली मेट्रो स्टेशन पे मूत दिया था। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अब यहाँ तो सरकार और पब्लिक दोनों रिकॉर्ड कर रही है, पर इंसान की नली रुके तो सही। और ऐसी वीडियोस कोने कोने से आ रही हैं। ये देखो लेके फोटूला पास की वीडियो, 13,000 फीट की ऊंचाई पे गिरी हुई हरकत। भैया जाते हैं ऊपर फोटूला पास पे, जहां पे आर्मी का, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उनका जहां पे साइन बोर्ड होता है, वहां जाके गुजर का स्टिकर लगा देते हैं। एंड एज यू वुड एक्सपेक्ट, पीछे काली थार गाड़ी, HR नंबर प्लेट। नॉट ऑल HR बट ऑलवेज एन HR। यार गाड़ी नंबर मतलब बदमाशा का क्षेत्र। मोहित त्यागी भाई बोलते हैं कि इसका सबसे ज्यादा विरोध और बुराई गुर्जर समाज को ही करनी चाहिए, एंड बिल्कुल मैं एग्री करता हूं। तुम पूरा आर्गुमेंट सुनना चाहो तो मिडवीक एपिसोड में हम ऑलरेडी दे चुके हैं, बट लेट मी गिव यू अ समरी। क्योंकि जो अपनी जात का प्राइड है, गर्व है, घमंड है, ऐसे तरीके से दिखाओगे बड़ा खोखला लगता है। क्योंकि लोग ये नहीं बोलेंगे वाह फोटूला पास तक कोई गुजर आया था, वो तो सब आ रहे हैं, पर नाम खराब करके कोई गुजर गया।
यहाँ गुजर, जाट, यूपी, हरियाणा, वेस्ट यूपी, पूरी जगह के पूरी कम्युनिटी के लोग जज हो रहे हैं। पता नहीं किस बात का घमंड है, किसी को कास्ट का, किसी को कम्युनिटी का। एक वीडियो पेरिस से आई, वहां पे एक आदमी जाके एक आर्टिस्ट के सामने जाके जय महाराष्ट्र चिल्लाता है। जय महाराष्ट्र। अब यहां एज इंडियन गुजरों को तुम जज कर रहे हो, तो वहां बाहर एज इंडियन जज हो जाओ। अब ये वीडियो सिर्फ तुम्हारी फीड पे नहीं, वर्ल्ड ओवर जिसके पास इंटरनेट है उसकी फीड पे भी जाती है, और फिर वो जज करके इलिटरेट पजीत बोलता है, और फिर हम बोलते हैं हमारे साथ रेसिज्म हो रहा है इनकी वजह से। No wonder countries don't like Indians. Now we have to respect that they don't like us. Few illiterates bring the nation down. If we don't shout slogans, how do we tell others that we are Vishwaguru? कितने खोखले होते हैं यार ये लोग अंदर से। मतलब दूसरों के मुंह पे अपनी जगह, अपनी जात थोपने के अलावा कुछ प्राउड करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है कि हम पे अब। और इतनी बात भी नहीं समझते कि ये सब देख के लोग तारीफ नहीं करते, लोग जज करते हैं। आप जिनका नाम करने जा रहे हैं, आप उन्हीं को बदनाम कर रहे हो। और ऐसी हरकतें जब बड़े करते हैं तो बच्चे उनसे सीखते हैं। अगली जनरेशन पिछली से कितनी ही अलग हो पाएगी। तो तुम्हें याद हो पिछले हफ्ते इस कंटेंट क्रिएटर का वीडियो जिसने बोला था कि बात बात पे इसलिए बाहर चली जाती हूँ क्योंकि जितनी यहाँ है उतनी इंडिया में सेफ्टी नहीं मिलती, और बहुत लोगों ने कमेंट में गालियां दी थी उसको। अब ये वीडियो देखो कर्नाटका से, लड़की का नाम रितिका है, जाके एक जॉग पे जा रही थी। कपड़े भी देख लो, तुम्हें लग रहा है कि अगर गलत कुछ पहना हो तो तुम निकल जाओ यहाँ से फिर। और बताती है कि कैसे कुछ बच्चे उसको कैट कॉल कर रहे थे। में से एक बच्चा इस एरिया को देख के अपने फ्रेंड्स को कमेंट पास किया, सारे हंसने लगे। तो मैंने बहुत गुस्से में से पीछे मुड़ के देखा, बट देन मैं तो थोड़ा और आगे बढ़ी, वो सारे रुक के आपस में हंस रहा है, ऐसे कुछ तो बोल रहे हैं। वर्षा गोस्वामी जी बोलती है दैट्स नॉट द किड्स, दैट्स ए पेरेंट्स एंड घर का माहौल जो उनको डिसरिस्पेक्टफुल एंड मैनरलेस बनाता है। एंड पेरेंट्स आर लाइक बच्चा है, मॉडर्न पेरेंटिंग। अनसुपरवाइज्ड एक्सेस टू फोन्स एंड सोशल मीडिया हैज अ मेजर पार्ट इन इट। I kind of agree. बेटा पढ़ाओ, देश बचाओ। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। अब पता है ये कोई नई बात नहीं है इंडिया में किसी महिला का छेड़ा जाना, कैट कॉल किया जाना, पर तो मैं जानबूझ के इसलिए दिखा रहा हूं कि जब पिछले हफ्ते ऐसी वीडियोस इन्फ्लुएंसर ने शेयर की थी तो बहुत लोगों ने कमेंट में उसी को कॉल आउट किया था कि अरे ऐसे कैसे बोल रही हो, इंडिया में ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ तो मेजरली सब सेफ हैं। बताओ कहाँ सेफ है फिर, मैं जानना चाहूंगा। एंड आप जहां बोलोगे अकेले रात को यहाँ पे लड़कियां सेफ है, मैं मान जाऊंगा अगर आप अपने घर की फीमेल मेंबर्स को वहां भेज पाओ तो मान जाओ भाई हमारे यहाँ अनपढ़ता, सिविक सेंस, सेफ्टी, भज्जरता जिसको कहते हैं ना, वो हमारी प्रॉब्लम है एक, कि बुरा सुनते नहीं है, गलत मानते नहीं है। ये फेक नेशनलिज्म के बबल से बाहर निकल जाओ जरा, वरना ऐसी फालतू लोग देश में रहेंगे, जो तमीज के लोग होंगे वो देश छोड़ के जाना शुरू कर चुके हैं। सृजन मौर्य बोलते हैं आई थिंक एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर सिविक सेंस बट देन आई सी आर टूरिस्ट हु आर एक्चुअली एजुकेटेड एंड देन हैव जीरो सिविक सेंस। ये तो लिचड़ता है पता है लोगों की, मतलब एक कैजुअल बिहेवियर भी है बहुत। और मैं कई बार बोल चुका हूँ, इनफैक्ट यहाँ तक है कि मैं तो इतना बोलता रहता हूँ, कभी कभी मेरे अंदर आ जाता है, पानी की बोतल खाली करता हूँ ना, गाड़ी से फेंकने का इंस्टिंक्ट आता है, मैं कहता है क्या कर रहे हो, कैसे जियोगे तुम अपने साथ, मैं रख देता हूँ गाड़ी में, और बगल में बात होता है कि फेंक देना, सब तो फेंक ही रहे। तो जब तक ये कैजुअल है ना, आप इंटरनली आप खुद कम नहीं करोगे और लोगों को कॉल आउट करना शुरू नहीं करोगे, छोटी छोटी बात पे गलत यू टर्न ले लिया, अरे छोटी बात है, रात का टाइम है, ये है वो है, द वेरी सटल कैजुअल सिविक सेंस जो सब जब अपनी पे आता है तो लोग लगता है कि अरे सब कर रहे हैं हम कर ही रहे हैं, दूसरा देखते थे अरे तो ये है, इट हैज टू बी अ, आई मीन सबको अपना अपना पार्ट करना पड़ेगा आई बिलीव। चलो सीरियस हो गया, एक तुम्हें मस्त और वीडियो दिखाता हूं। ये वीडियो वायरल हुई जहां पे एक बंदा अपने पास खाना रख के कुछ बेच रहा था, और जो बेच रहा था वो था रोटी, सब्जी, दाल, चावल और पुण्य। क्या आइए 100 रुपए में 5 गरीब खाता है, 200 में 11 गरीब का भोजन होता है भाई जी। गर्मा गर्म भोजन होगा, आपके सामने बैठ के खाएगा भैया जी, खिला दो भैया जी, बढ़िया भोजन होगा। खाना खिलाना इनको? हाँ जी भैया, आपके सामने बैठ के खाएगा गरीब लोग। भूखे हैं ये? 3 दिन से कुछ नहीं खाया भैया, बैठे हुए हैं। रोटी खाया, रोटी खा ले, खिला दो भैया जी। वाह क्या सीन है भाई, बंदे ने खड़े खड़े धंधा खड़ा कर दिया। मार्केटिंग एट इट्स पीक, साइक्लिक फूड चेन, आए डिमांड एंड सप्लाई दोनों है भाई के पास। ब्रो हैज अ प्रॉब्लम फॉर द सॉल्यूशन। ही इज द इकोनॉमिक्स टैलेंट मैनेजर ऑफ इन्फ्लुएंसर्स। इनके पास भी मैनेजर है, साले मेरे पास ही नहीं है बस। अच्छा, इसी बीच एक डिबेट की वीडियो वायरल होती है जहां पे देख सकते हो एक बहुत ही बेहतरीन पैरोडी की जा रही है एक जर्नलिस्ट की और डोनाल्ड ट्रंप। क्या उल्टा था क्या? ओह सॉरी, India thought that you are a friend of India. वाह कितनी बड़ी एक्टिंग करती हो, सास बहू में ही क्यों नहीं चली जाती।
इस हफ्ते की पॉजिटिव न्यूज है दो महिलाओं पर, एक इंडियन है और एक इंडियन ओरिजिन की है। यस, यू गेस्ड इट राइट, दो रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं हम। इस हफ्ते इंडियन स्टार साइना नेहवाल ने बैडमिंटन से और सुनीता विलियम्स ने एस्ट्रोनॉट मैं तो साला न्यूज बताने के लायक नहीं हूं इन दोनों की। सुनीता विलियम्स जो दुनिया की एक महानतम एस्ट्रोनॉट है, उन्होंने अपने एरोनॉटिकल करियर से अलविदा कह दिया, रिटायरमेंट ले लिया। नौ साइना नेहवाल एंड सुनीता विलियम्स दोनों अपने अपने फील्ड पे टॉप पे रही हैं। एंड ऑल्दो हम इनको फीमेल रोल मॉडल बोलते हैं, बट ये ना सिर्फ महिलाओं को बट पूरी जनरेशन को इंस्पायर करती हैं। एंड खासकर अगर आप मेरी तरह एक 90s किड हो तो पहली बार इनको आपने अपने स्कूल की किताबों में देखा होगा। एंड बहुत सारी ऐसी आइकन्स हैं, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, सुनीता विलियम्स और अब तो पीवी सिंधु भी हैं। साइना नेहवाल ऐसी पहली इंडियन बैडमिंटन प्लेयर थी जो वर्ल्ड नंबर 1 बनी। इंडिया को उन्होंने ना सिर्फ ओलंपिक्स में पता नहीं कितने टूर्नामेंट में मेडल जिताया। सुनीता विलियम्स अपने दशकों के करियर में 600 दिन स्पेस में रही हैं। और मतलब ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहां अगर कुछ घंटों भी स्पेस में रह लिया जाए तो बड़ी बात है। लुक एट द एक्सपीरियंस, 600 दिन, लगभग 2 साल इन्होंने अपने लाइफ के स्पेस में बिताए हैं। अभी रिसेंटली उनका स्पेसक्राफ्ट फंस गया था तो उन्होंने महीनों बिताए थे एक साथ। एंड अपने अपने फील्ड में बेस्ट, एंड दोनों इस हफ्ते रिटायर कर गए। इनफैक्ट हमारे साथ विशव बैठा है। विशव पूछता है कि जब भाई कोई रिटायर कर जाता है तो उसको पॉजिटिव में क्यों लेते हो? क्योंकि मुझे लगता है कि यार कोई इंसान अगर अपने काम से आपको इतना इंस्पायर करे, इर्रिस्पेक्टिव आप कहीं से भी हो, आप किस भी प्रोफेशन के हो, तो जब वो हमसे अलविदा कहते हैं, जब वो अपने काम को छोड़ के जाते हैं, उनके काम को याद करना, उनके अचीवमेंट्स के बारे में बात करना सॉर्ट ऑफ पर्सनल लगता है। टाइम पे ये नहीं बोलना चाहिए जा रहे हैं हमने कुछ खो दिया। नहीं, खोया नहीं हमने। इनके काम के थ्रू हमने कुछ पाया ही है। तो जब जा रहे हैं तो खुशी से अलविदा कहना चाहिए। गुड बाय शुड ऑलवेज बी हैप्पी। और अब बाजार में कुछ बिजार खबरें इन द नेक्स्ट सेगमेंट। पहली खबर है पाकिस्तान के सियालकोट से। यहां वहां के डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ एक इनॉग्रेशन करने पहुंचे। और ये डिफेंस मिनिस्टर कोई शहीद स्मारक या डिफेंस एकेडमी का नहीं, पिज्जा हट का है। क्या? अबे इससे अच्छे तो हमारे वाले कम से कम ट्रेन को तो झंडा दिखाते हैं। इन्होंने सोचा बेस का ही तो उद्घाटन करना है, क्या फर्क पड़ता है मिलिट्री का हो या पिज्जा का। और सुनो, अभी फन खत्म नहीं हुआ। मजा तब आया जब पिज्जा हट पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट इशू किया और कहा कि भैया जिस दुकान का इन्होंने इनॉग्रेशन किया वो तो पिज्जा हट है ही नहीं। मंत्री जी ने रिबन काटा, मंत्री जी का किसने काटा वो नहीं पता। इनसे तो जंग भी नहीं लड़नी चाहिए भाई, कल गोली चलाने की बात आए तो डोलो फेंक के मारेंगे। पर पड़ोसी हो यार, यहाँ आओ तुम जब भी पाओ, बहुत मामले में सिमिलर है। दोनों जगह की टोपोग्राफी, दोनों जगह का कल्चर, खाना भी सेम सा है और दोनों के नेता भी है। अच्छा, एक पड़ोसी से दूसरे पड़ोसी की तरफ, आपको पता होगा बांग्लादेश से मैटर चल रहा है आजकल। इंडिया में क्रिकेट वर्ल्ड कप होना है जिसपे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि भैया हम इंडिया नहीं आएंगे मैच खेलने, हमें श्रीलंका में करा दो, हमारे लिए नेशनल ह्यूमिलेशन हो जाएगा। अब इसी बीच किसी ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी कि बांग्लादेश टीम को क्रिकेट से ही बैन कर दो। क्या कह रहे थे आप इस जनरेशन के बारे में? ये कैन डू जनरेशन है भाई। तो पता नहीं क्या नाम है तुम्हारा, पर इधर आओ, एक छोटी सी बात कहनी है तुमको। आईसीसी में बेटा बिठाने का मतलब ये नहीं कि क्रिकेट पे बपौती है अपनी। और चलो क्रिकेट से निकला, कोर्ट क्या कर लेगा उसमें? जज साहब की कुर्सी पे रानू तुंगा बैठा है, कोई सेंस है इस बात की? और बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो हो रहा है उससे क्रिकेट बैन करने से क्या हो जाएगा? बल्ले से थोड़ी मार रहे हैं वो। अगली न्यूज पे आओ यार। अच्छा, आपको बिहार शरीफ का वो क्लॉक टावर याद है जो 40 लाख में बना था? 40,000 का, 40 लाख का वो क्लॉक टावर जो ऐसा दिखता था, अब वो ऐसा दिखता है। इस हफ्ते सिमिलर खबर आई गुजरात के सूरत से। यहाँ पे गांव में पानी सप्लाई करने के लिए 21 करोड़ का वाटर टैंक बनाया गया। यू हर्ड दैट राइट, 21 करोड़। पर गांव वालों को उससे पानी मिलता है, उससे पहले ही गई भैंस पानी में, वाटर टैंक टूट गया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? एंड यू नो आई कैन ऑलमोस्ट विजुअलाइज द हेडलाइन, पानी की टंकी टूटने से प्रशासन पानी पानी होगी। एक तो ना इन लोग को भ्रष्टाचार करना भी नहीं आता। अबे 21 करोड़ का बिल बनाया, 21 लाख का सीमेंट ही डाल देते उसमें। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। फिलहाल मामले में 8 लोग अरेस्ट हो गए हैं। खैर बेल की रकम तो मिल ही जाएगी, 21 करोड़ जो पड़े हैं। चलो अगले सेगमेंट में बढ़ने से पहले इस हफ्ते 2-3 अच्छा कंटेंट मैंने देखा तो मैंने सोचा रिकमेंडेशन ऑफ द वीक देते चलो। एक तो आपको नेटफ्लिक्स में मूवी मिल जाएगी इमरान हाशमी और यामी गौतम की हक। बहुत प्यारी मूवी, इतने टाइम बाद मैंने कोई इतनी अच्छी मूवी देखी है। पेड प्रमोशन नहीं है बिल्कुल भी, जस्ट
वेरी जेन्युइन सजेशन फ्रॉम माय एंड। हक मूवी है, शाह बानो केस पे बनी हुई है, जो बहुत पहले का राजीव गांधी के टाइम पे एक बहुत बड़ा केस था। इनफैक्ट जो लॉ के स्टूडेंट है वो समझ रहे होंगे, बहुत लैंडमार्क केस था ये, जिसने आगे के टाइम में बहुत कुछ चेंज कर दिया। अगर आप इंटरेस्ट रखते हो इन सब चीजों में तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इंडियन लॉ के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, लीगल सिस्टम के बारे में, इस्लामिक लॉ वर्सेस सेक्युलर लॉ, बहुत सारी चीजें हैं जो अगर आप इन सब चीजों में रुचि लगते हो पॉलिटी वगैरह में तो आपके सीखने के लिए बहुत कुछ है। अपार्ट फ्रॉम दैट मूवी का डायरेक्शन एंड सिनेमेटोग्राफी भी बहुत अच्छी है। अच्छा, नेटफ्लिक्स से ही निकलना है, यूट्यूब पे पूरव झा ने अभी हाल ही में एक वीडियो डाली हुई है, जो 3 इडियट्स का वो चतुर की स्पीच वाला सीन है ना, उत्तमम दद्ददात पादम, उसकी एक पैरोडी की है पूरव ने, एंड बहुत बेहतरीन वीडियो। मतलब जिस तरीके से उसने परफॉर्म किया है, बोला है, जिस मुद्दों को उसने उठाया है, जिस अच्छी तरीके से बुना हुआ है, बहुत खूबसूरत है देखने के लिए। एंड व्हाई एम आई रिकमेंडिंग दिस मोर, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब एक कंटेंट क्रिएटर, कोई आर्टिस्ट अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता है पब्लिक में अवेयरनेस के लिए, एक सोसाइटी के लिए कुछ वीडियो बनाने के लिए। और ना आजकल के कंटेंट क्रिएटर आधे तो मुझे फट्टू दिखते हैं, वो मतलब उनसे एक स्टोरी डालने में उनको मौत आती है। यहाँ कोई इंसान है जो सोसाइटी के लिए, मुद्दों के लिए पूरी वीडियो बनाता है और एंटरटेनिंग तरीके से, मजेदार तरीके से एक मैसेज दे जाता है। ब्यूटीफुल वीडियो। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? दुनिया खत्म है। When the world is ending, but suddenly you hear this आकाशवाणी। नयने न्यायेन राज्यं लवणेन भोज्यम्। And the sky turns भगवा। मोदी वर्सेस ममता। हमको वोट दोगे तो वेस्ट बंगाल को बेस्ट बंगाल बना देंगे। वाह, मोदी मोदी और बांग्लादेश पाकिस्तान को मिलाकर अखंड भारत बना देंगे। ये मोदी है। और सबसे जरूरी बात, हम भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। मोदी फॉर द विन। ये আবার খেলা হবে, জয় বাংলা। ये क्या हो गया? फैक्ट है जी, फैक्ट है। मार्च भात पे तो बंगाली वोट क्या जान तक दे सकता है नहीं सोनू? क्या भाई, मैं वेजिटेरियन। तुम वेजिटेरियन? वेजिटेरियन अरे रे रे रे, वेजिटेरियन बंगाली। ही बंगाली पे मत जाना। बंगाली पे, बंगाली जा रहा हूं मैं, बंगाली पे नहीं, बंगाली जा रहा हूं अभी। पीटेंगे आप लोग हैं, पता है भाई। They called it propaganda. In return, it got nominated for the second round of Oscars. पूरा नाम क्या लिखते? चंदन कुमार ही है सर। गोत्र भारद्वाज है सर। मोहम्मद शोएब। जी सर। हमारा बॉटल अंदर करो, हम खुद बदल लेंगे। Homebound, मतलब वन ऑफ द वेरी गुड मूवीज टू वॉच। ये बहुत आर्टिस्टिक मूवी है, तो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए मत देखना, पर हाँ रिकमेंड जरूर करूंगा। अगर तुमने होमबाउंड नहीं देखी है तो देखो। पेंडेमिक के टाइम पे मजदूरों को कैसे ट्रीट किया जाता था, उनकी बैक स्टोरी क्या थी, रिलीजन का भी है, कास्ट का भी है, क्लास का भी है, बहुत चीजों पे पर्सपेक्टिव बदलेगी ये मूवी तुम्हारा। बहुत प्यारी मूवी है, तुम देखोगे तुम समझोगे। अभी लोग गुस्सा हुए कि आप इंडिया को नरक बोल दिया, तो बेटा रेपिस्ट तुम्हारे बेल पे। सिविक सेंस तुम्हारी जीरो, हवा जहर, पानी जहर, गैस चैम्बर, पानी में यूरेनियम की मिलावट, खाना तुम्हारा नकली, पनीर नकली, दूध नकली, जितना कचरा तुम में डालते हो, गंगा भी एक दिन डेड हो जाएगी। ऑलरेडी डेड ही ऑलमोस्ट। पूरे देश में से बकवास फैली जा रही है धर्म के नाम। इकोनॉमी तुम्हारी डेड, जॉब्स क्रिएट होती नहीं हमारी इकोनॉमी, पॉपुलेशन 150 करोड़, कीड़े मकोड़ों की तरह फ्लैटों में घुसे पड़े, क्या ही करते समझ नहीं आता। और सरकार तुम्हारी फुल टैक्स लेती, फुल टैक्स, इतना टैक्स। भाई बस कर भाई, रो दूंगा मैं भाई। तो गिनाता ही जा रहा है, गिनाता ही जा रहा है, गिनाता ही जा रहा है। इतना भी बुरा देश नहीं है मेरा यार। ओ भाई देखो कितना चालू है, भगवा पहन रखा उसने कि तू बोल के देखा आप कोई कमेंट में एंटी नेशनल ले। अगर मैं बोलता जाऊं तो लिस्ट खत्म ही नहीं होगी, बट आप लोगों को आशीर्वाद। जले पे नमक लगा रहा है साला। नमक नहीं भाई, उसने पहले तो डाली मिर्ची, फिर नमक, फिर थोड़ा सा नींबू निचोड़ के चौका लगा दिया है उसने चकम पे। आहा, कब आओगे मेरे अखिलेश? इंटरनेशनल फैन बेस भाई। अब उनको लगता है आपके प्यार में गिरेली भाई। कई सारे ऐसे भी सेलिब्रिटी होंगे जिन्होंने फूल की टैटू करवाए होंगे। कौन? हम टैटू नहीं देखते ना। एक सेकंड, एक मिनट। इस फोटो में तुम टैटू नहीं तो क्या देखोगे? और अखिलेश जी। अखिलेश पगलू।
अल्लाह के नाम पे लाइक करो, भगवान के नाम पे सब्सक्राइब करो और कमेंट में यसूदी बल्ले बल्ले भी हो जाए अगर, तो मेरे को पूरी इंगेजमेंट मिल जाए मालिक। बस यही आपसे दुआ है। पसंद आया हो तो और थोड़ा अगर अच्छा, थोड़ा और गरीब को सहायता करने का मौका मिले तो एक सब्सक्रिप्शन भी इसमें डाल ही देना। ये पूरा मीम रिव्यू एक्सक्लूसिव आपको एपिसोड मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। टाटा, बाय बाय, शब बखैर, एंड डोंट फॉरगेट to like, subscribe and share. And don't forget to download IND Money app from the description.